हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉलेज एसआरसीसी। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें करवाने वाली हूँ पार्ट नंबर 2 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस चैप्टर का 11th क्लास की बिजनेस का। ठीक है, सारी प्लेलिस्ट का लिंक है नीचे, वहां से पिछला पार्ट तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम देखना चाहते हो। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि ओनर्स फंड क्या होता है, बोरोड फंड क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, वो हमने पढ़ा था। ठीक है, ओनर्स फंड क्या होते हैं, बोरोड फंड्स क्या होते हैं, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें पिछले पार्ट में हमने समझ ली थी। ओनर्स फंड और बोरोड फंड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी सब हमने समझ लिया था। आज हम सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा इशू ऑफ शेयर्स, मतलब ओनर्स फंड की सारी टाइप्स आज हम स्टार्ट करेंगे। वो सारी कुछ आज मैं तुम्हें समझाऊंगी। और शेयर्स को बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, पर मैं बहुत अच्छे से डिटेल में सब एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, जल्दी से शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट तुम्हें मैं दे रही हूँ, 2 मिनट 1 मिनट समझाऊंगी तुम्हें ओनर्स फंड और बोरोड फंड का डिफरेंस। देखो, अगर तुम कभी भी किसी को लोन देते हो तो वो बोरोड फंड होता है, पर तुम कभी भी किसी बिजनेस में शेयर लेते हो, किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस का शेयर लेते हो, तो तुम बिजनेस के हिस्सेदार ओनर बन जाते हो। यहाँ पे तुम्हारा पैसा परमानेंटली इन्वेस्ट हो जाता है, कभी तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक फिक्स टाइम पीरियड होता है जिसके बाद तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट तुम्हें वापस मिल जाता है। यहाँ पे तुम्हें एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा मिलता है, प्रॉफिट हुआ तभी मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें मैनेजमेंट के अंदर भी वोटिंग राइट मिलता है, जो यहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, अगर बिजनेस लॉस में भी चल रहा है तो भी बिजनेस को इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। यहाँ पे कुछ तुम्हें कोलैटरल रखनी पड़ती है, सिक्योरिटी, मतलब कोई चीज अपनी गिरवी रखनी पड़ती है लोन लेने के लिए। ओनर्स फंड में ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हें कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। अब हमें पढ़नी है ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स के अलग अलग टाइप, जिसमें आज हम ओनर्स फंड के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास आता है सबसे पहला टाइप, इशू ऑफ शेयर्स। देखो, इशू ऑफ शेयर्स यूजुअली कौन करते हैं, जो भी हमारी कंपनीज होती हैं। तुमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा ना, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, है ना। तो उसमें जो हम कंपनीज पढ़ते हैं, वो कंपनीज जो है वो अपने शेयर्स इशू करती हैं। शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब क्या होता है? तुम किसी के साथ कोई चीज शेयर कर रहे हो, है ना। मैं कहती हूँ मेरे साथ अपना ये, है ना, केक शेयर कर लो, आइसक्रीम शेयर कर लो, पिज्जा शेयर कर लो। हम बोलते हैं ना, कोई चीज शेयर कर रहे हो आप किसी के साथ। तो यहाँ पर क्या शेयर कर रहे हो? यहाँ पर तुम शेयर कर रहे हो अपने कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का लॉस। कंपनी का प्रॉफिट और लॉस जो है वो तुम शेयर करते हो। ठीक है, ऐसे फ्री में तो नहीं शेयर करोगे किसी के साथ अपना प्रॉफिट, है ना, या लॉस, है ना। तो उसके बदले में तुम क्या करते हो? सामने वाले बंदे से लेते हो पैसा। सामने वाले बंदे से क्या तुम लेते हो? पैसा। तो अगर मुझे किसी की कंपनी में ओनर बनना है, हिस्सेदार बनना है उसके प्रॉफिट या लॉस में, मैं उसकी कंपनी में पैसा दूंगी और पैसे के बदले में मुझे मिल जाएगा उसकी कंपनी के शेयर, मतलब उसकी प्रॉफिट लॉस का शेयर मुझे मिल जाएगा। अब मैं शेयर क्यों खरीदूंगी? मैं शेयर क्यों खरीदूंगी? क्योंकि बेटा, अगर मैं लोन लेती हूँ ना, तो वहां पे फिक्स है कि मुझे सिर्फ 12% का अगर इंटरेस्ट है, जो कि वैसे इतना होता नहीं है। अगर मैं किसी को अपना पैसा लोन पे देती हूँ तो मुझे 12% का इंटरेस्ट मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। पर अगर मैं किसी के प्रॉफिट और लॉस में हिस्सेदारी लेती हूँ तो वो 12, 15, 20, 30, 50, 100% तक जा सकता है। क्योंकि प्रॉफिट तो कितना भी हो सकता है ना। तुम्हारी कंपनी 100 करोड़ की बने, 1000 करोड़ की बने, कितने की भी बन सकती है। जितनी बड़ी तुम्हारी कंपनी, उतना बड़ा मेरा हिस्सा होता चला जाएगा तुम्हारे प्रॉफिट और लॉस में। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि भैया मैं तुम्हारी कंपनी में हिस्सेदार बनूंगा। अच्छा, कंपनी के लिए भी अच्छा है। कंपनी के लिए क्यों अच्छा है? कंपनी को पैसा मिला, बदले में कंपनी बोलेगी तुम मेरे प्रॉफिट और लॉस का शेयर ले लो। अगर कंपनी को प्रॉफिट हो ही रहा है, अगर कंपनी को प्रॉफिट हो ही रहा है, तो भी कंपनी के लिए तो बहुत अच्छा है ना कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। कंपनी को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने 20 रुपए तुम्हें दे दिए, तो कंपनी का क्या चला गया? नहीं, कुछ नहीं गया। पर अगर कंपनी को हो रहा है लॉस, तब भी तो कंपनी के लिए बढ़िया ही है कि कंपनी को तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं देना। कंपनी बोलेगी मुझे तो लॉस हुआ है, उल्टा तुम्हारे जो पैसे है वो भी डूबेंगे, तुम भी लॉस की भरपाई करोगे। तो कंपनी के लिए तो बहुत अच्छा है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, लोन लेने की जगह पे किसी के बिजनेस में एज एन ओनर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनकी कंपनी के, उनके बिजनेस के शेयर्स खरीदना चाहते हैं। इसीलिए शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक हो गई बात। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। अब शेयर का सिंपल मैंने मतलब तुम्हें समझा दिया कि तुम बिजनेस की ओनरशिप का हिस्सा ले रहे हो, बिजनेस की ओनरशिप का हिस्सा ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो लोग हैं, मैं हूं और आप हो, हम दोनों मिलकर अगर एक बिजनेस करें, आपने 10 लाख रुपए लगाए, मैंने 10 लाख रुपए लगाए, और बोला जो भी प्रॉफिट होगा दोनों आधा आधा बांट लेंगे।
यानी कि बिजनेस के टोटल ओनरशिप में से 50-50 हमने कर लिया, आधा आपका शेयर आधा मेरा शेयर। अच्छा, अगर अपने साथ साथ दो लोग और आ जाएं तो क्या होगा? चारों का एक एक हिस्सा, मतलब 1/4 हो गया। अच्छा, और लोग आ जाए तो ये और डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। तो तुम बिजनेस में कितना हिस्सा ले रहे हो, वो होती है तुम्हारी ओनरशिप, राइट? ओनरशिप का तुम्हारा जो शेयर है, ठीक है? तो मैं क्या कर रही हूँ, ये कंपनी का टोटल 100% का शेयर है, 100% ओनरशिप है कंपनी की। इसमें से मैंने 50% ओनरशिप ले ली, 50% आपने ले ली, मतलब मैंने टोटल ओनरशिप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। टोटल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने बोला आप 10 लाख रुपए लाओ, 10 लाख रुपए मैं लाऊंगी, जो भी प्रॉफिट होगा आधा आप ले जाना, आधा मैं ले जाऊंगी। तो कंपनी में टोटल कितना पैसा लगाया? टोटल कितना पैसा लगाया कंपनी में? 20 लाख। आधा आपने लगाया, आधा मैंने लगाया। लेकिन आधा आपने लगाया, आधा मैंने लगाया। लेकिन इस 20 लाख को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, दो भागों में मैंने डिवाइड कर दिया, और वो मेरा रिस्पेक्टिव क्या हो गया? शेयर हो गया। तो अब मैं बोलूंगी कंपनी में 50% शेयर मेरा है, 50% आपका है, आधा शेयर मेरा है, आपका आधा शेयर आपका है। अगर मैं कंपनी में दो लोग और ले आऊं और वो दोनों लोग भी 10-10 लाख रुपए लगा दे, तो कंपनी में टोटल कितना पैसा लगेगा? 40 लाख रुपए। और कंपनी के दो हिस्से और हो जाएंगे कंपनी के ओनरशिप के। अब क्या है, चार हिस्से हो गए, मैंने और ज्यादा हिस्से कर दिए। अब हम चारों का 1/4 शेयर है, 25-25% शेयर है चारों का। टोटल 40 लाख कैपिटल में से 10-10 लाख रुपए हम चारों ने लगाए हैं। तो शेयर क्या होता है? बिजनेस की टोटल कैपिटल का एक हिस्सा होता है शेयर। बिजनेस की टोटल कैपिटल का एक हिस्सा होता है शेयर, ठीक है? बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का एक हिस्सा होता है शेयर, ठीक है? तो अब आई होप सबको सब कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है? द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर। टोटल कैपिटल को मैंने अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, हर एक हिस्से को मैं शेयर बोलती हूँ। वही बात है, जो पर्सन शेयर जिसके पास होता है वो होता है शेयर होल्डर। तो मतलब हम जो चारों लोग हैं, हम चारों लोग क्या कहलाएंगे इस बिजनेस में? शेयर होल्डर। ये भी शेयर होल्डर, ये भी चारों शेयर होल्डर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी ने इशू किए हैं 1 लाख शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच फॉर अ टोटल वैल्यू ऑफ 10 लाख रुपए। देखो, अब मैं क्या बोल रही हूँ, टोटल कंपनी में 40 लाख रुपए लगे थे, 10-10 10-10 चारों ने लगाए थे, चारों ने लगाए थे। पर एक बहुत जब बड़ी कंपनी होती है, फॉर एग्जांपल रिलायंस है, ठीक है, या कोई भी बड़ी कंपनी है, उसमें पता है 40 लाख रुपए नहीं लगे होते, 40,000 करोड़, पता नहीं लाखों करोड़ रुपए लगे होते हैं उन कंपनीज में। 10-40 लाख रुपए नहीं लगे होते। और अगर सोचो मुझे 40,000 करोड़ लगाने हैं किसी कंपनी में, ये तो इतने तो अंबानी जी भी नहीं लगा सकते अकेले। तो उसके लिए मुझे चाहिए जनता, हजारों लोग, लाखों लोग, जो मिलके अपना पैसा लगाएंगे एक कंपनी के अंदर। तो वहां पे मैं इतना सिंपल नहीं कर सकती। वहां पे मैं कहती हूँ कि मुझे टोटल 1,000 रुपए की जरूरत है, 1,000 रुपए की जरूरत है, ठीक है? और मैं चाहता हूं कि हर इंसान मुझे 10-10 रुपए दे दे, हर इंसान मुझे 10-10 रुपए दे दे। और जो भी मुझे 10 रुपए देगा, उसको मेरी कंपनी का 1% या कुछ भी हिस्सा मिल जाएगा, जो भी हिस्सा उसको मिलना होगा उतना हिस्सा मिलेगा। अब जो भी इंसान 10 रुपए दे देगा ना, वो कंपनी में हिस्सेदार बन जाएगा। कितने लोग चाहिए टोटल 1,000 करने के लिए? 10 इंटू 100 लोग, मतलब 100 लोग अगर सब लोग 10-10 10-10 रुपए देंगे, तो जाके कंपनी में 1,000 की कैपिटल आ जाएगी, और ये 100 के 100 लोग कंपनी में ओनर बन जाएंगे, शेयर होल्डर बन जाएंगे। समझ रहे हो? मतलब कि 40 लाख के लिए 10-10 लाख लगाए तो 4 लोग, अगर सब लोग 1-1 लाख लगाएंगे तो 40 लोग चाहिए होंगे, ठीक है ना? वही चीज यहाँ पे, कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए, 10 रुपए ईच के। कंपनी ने बोला हर कोई मुझे 10-10 रुपए दे दो। कितने लोग देंगे 10 लाख 10-10 रुपए? 1 लाख लोगों से बोला कि 1 लाख शेयर है हमारे पास, हर इंसान 10-10 रुपए मुझे दे दे। कोई इंसान बोलेगा कि मैं तो 20 रुपए दूंगा, तो उसको 2 शेयर मिल जाएंगे। समझ रहे हो? टोटल 1 लाख शेयर, 1 लाख पन्ने हैं मेरे पास। ऐसा सोचो मेरे पास 1 लाख पेजेस हैं, तुम्हें एक पेज खरीदना है 10 रुपए दे दो, 10 पेज खरीदने हैं 100 रुपए दे दो। तो वो 1 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, एक शेयर खरीदने के लिए 10 रुपए देने पड़ेंगे। तो टोटल कंपनी के पास कितने पैसे आ जाएंगे जब कंपनी 1 लाख शेयर बेचेगी? तो कंपनी 1 लाख शेयर बेचेगी, ठीक है? कंपनी 1 लाख शेयर बेचेगी,
और हर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, तो टोटल कंपनी के पास 10 लाख रुपए आ जाएंगे। ये 10 लाख रुपए कंपनी की क्या हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी। ये 10 लाख रुपए क्या हो जाएगी? कंपनी की कैपिटल बन जाएगी। ठीक है, दो तरीके के शेयर होते हैं, एक होता है इक्विटी एंड प्रेफरेंस, दो ही तरीके के शेयर होते हैं, एक होता है इक्विटी, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अब अगर शेयर समझ आ गया तो यहां तक शेयर का कहानी खत्म हो गया। अब शेयर के ही दो टाइप्स हैं बस, ये जिनको हम आगे पढ़ेंगे। दोनों का काम सेम ही है, दोनों का मतलब सेम ही है कि तुम्हें कंपनी की ओनरशिप में हिस्सा मिल रहा है, वो सब सेम ही है, बस थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इक्विटी शेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। इक्विटी शेयर इज प्री रेक्विजिट टू द क्रिएशन ऑफ अ कंपनी। इक्विटी शेयर बेसिकली वही वाला शेयर है जिसकी बात मैंने अभी तक तुम्हारे साथ करी है। इक्विटी शेयर वही शेयर है जिसकी बात मैंने अभी तक तुम्हें बताई है, उससे कुछ अलग इक्विटी शेयर नहीं है। ठीक है, इक्विटी शेयर एक प्री रेक्विजिट है। अगर तुम इक्विटी शेयर तुम्हारी कंपनी में नहीं है तो तुम कंपनी शुरू नहीं कर सकते। मतलब अरे यार सिंपल बात है, किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए उसमें पैसा तो लगाना पड़ेगा ना, बिना पैसे के बिजनेस तो नहीं शुरू कर सकते। पैसा कौन लगाएगा? ओनर। ओनर कैसे लगाएगा? शेयर खरीद के कंपनी के। सही बात हो गई। मैं अकेली ओनर हूं तो कंपनी का 100% शेयर मेरे पास है, दो लोग हैं तो 50% शेयर हमारे पास है, और हम दोनों ही कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर हैं। हम दोनों ने क्या खरीद रखे हैं? इक्विटी शेयर खरीद रखे हैं कंपनी में। तो कंपनी बिना पैसे के शुरू नहीं हो सकती, ओनर को पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओनर को ही हम बेसिकली यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर उसकी कैपिटल को हम बोल रहे हैं। ठीक है, इनको कोई फिक्स्ड डिविडेंड नहीं मिलता, पेड ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग बाय द कंपनी। मतलब इनको प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा मिलता है बिजनेस का। अगर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तभी इनको कुछ मिलेगा, वरना इनको कुछ नहीं मिलेगा। बिजनेस को प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ तो इनको ज्यादा मिलेगा, बिजनेस को प्रॉफिट बहुत कम हुआ तो इनको कम मिलेगा। अच्छा, बिजनेस को जितना प्रॉफिट हुआ उसमें से भी कुछ फिक्स नहीं होता, उसमें से भी कुछ फिक्स नहीं होता कि इनको कितना मिलेगा, उसमें से भी कोई फिक्स नहीं होता। बिजनेस का दिल करेगा तो इनको प्रॉफिट का हिस्सा देगा, नहीं दिल करेगा तो नहीं देगा। ठीक है, they are referred to as residual owners since they receive what is left after all other claims of the company's income and assets have been settled। देखो, मैंने तुम पहले भी बोला था कि जो ओनर्स फंड है, ओनर्स फंड कभी वापस नहीं किए जाते। बोरोड फंड का एक फिक्स टाइम पीरियड होता है कि 2 साल बाद लोन का पैसा चुकाना है, ओनर्स फंड का पैसा कभी वापस नहीं किया जाता। तो मतलब क्या होता क्या है फिर? जब भी कंपनी क्लोज होती है, अगर कभी कोई कंपनी बंद हो जाए, वैसे यूजुअली होती नहीं है, बड़ी कंपनियां तो रिलायंस, टाटा कब से चलते आ रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर से, तो यूजुअली कोई कंपनी बंद होती नहीं है। ऐसे बड़ी वाली, छोटी छोटी जो कंपनीज है, अगर वो कभी बंद होएगी तभी उनके ओनर्स को पैसा वापस मिलेगा। अब जब कंपनी बंद होगी तो तुम्हें किसी का लोन भी उतारना पड़ेगा, तुम्हें किसी की सैलरी भी देनी होगी, तुम्हें हजारों खर्चे करने होंगे। जब कंपनी बंद होगी तो कंपनी हजारों खर्चे करेगी, तो पहले वो सारे खर्चे करे, उसके बाद अगर पैसा बचा तब वो इनका पैसा वापस करेगी, वरना वो इनका पैसा कहेगी कि भाई अब मेरे पास पैसे खत्म हो गए, तुम्हारा पैसा डूब गया। ठीक है, तो इनको रेजिडुअल ओनर बोला जा रहा है कि इनको सबसे आखिरी में पैसा मिलेगा। पहली चीज तो पैसा मिलता नहीं अगर कंपनी बंद नहीं होती, अगर कंपनी बंद हुई तभी इनको इनका पैसा वापस मिलेगा, और वो भी सबसे लास्ट में मिलेगा। सारे लोन, सारी सैलरी, सारे खर्चे करने के बाद मिलेगा, अगर पैसा बचा तो, वरना इनको बोल दिया जाएगा तुम्हारा पैसा डूब गया। ऐसे पढ़ते नहीं हम कि शेयर मार्केट में पैसा डूब गया। वो कैसे डूबता है? कंपनियां बंद हो गई, अब कंपनी के पास पैसा है ही नहीं, तुमने जो पैसा लगाया था वो डूब गया, खत्म बात। ठीक है, दे एंजॉय द रिवॉर्ड एज वेल एज बियर द रिस्क। उनको रिवॉर्ड भी है कि जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना मिलेगा, रिस्क भी है कि अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा। लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल। ये हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ते थे ना, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो इनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, तुमने कंपनी में 10 रुपए लगाए हैं तो कितने पैसे डूबेंगे? 10 रुपए, उससे ज्यादा कुछ नहीं डूबेगा। देयर राइट टू वोट, उनके पास राइट टू वोट होता है, वो कंपनी की मैनेजमेंट में राइट टू वोट कर सकते हैं, मीटिंग में जाके वोट कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं। अगर मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा है तो रिलायंस को ये कंपलसरी है कि वो मुझे मेल करेगा कि इस दिन हमारी मीटिंग है, इस दिन आप वोट कर सकते हो, और मैं उसमें वोट कर सकती हूँ। फिर चाहे मैंने कंपनी में 10 रुपए ही लगाए हूँ, पर मैं रिलायंस में वोट कर सकती हूँ। मेरे पास ईमेल पे आएगा कि तुम बैठे बैठे वोट करो, ये डिसीजन है, इस दिन लिया जाएगा, इस वक्त तुम्हें वोट करना है। ठीक है, चलो दूसरे आते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर नाम से समझ आता है कि इनको ना इक्विटी वालों के ऊपर कुछ प्रेफरेंस दी जा रही है। होता नहीं है कि एक बच्चे को मम्मी हमेशा ज्यादा प्रेफरेंस देती है कि तू तो मेरा सबसे लाडला बेटा है, तेरे को तो मैं ज्यादा प्रेफरेंस दूंगी हर चीज में, कह रहे तू 2 रोटी फालतू खा, तुझे ज्यादा घी लगा के दूंगी। ये वही प्रेफरेंस की बात हो रही है कि
कि इन लोगों को इक्विटी शेयर्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दी जाती है। क्यों दी जाती है, कैसे दी जाती है? देखो, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कुछ प्रेफरेंशियल पोजीशन मिलती है। क्या क्या? पहली चीज, इनको एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। देखो, मैंने तुम्हें यहाँ बोला था ना कि अगर इक्विटी शेयर वालों को पैसा तभी मिलेगा, देखो, डू नॉट गेट अ फिक्स्ड डिविडेंड। अगर प्रॉफिट हुआ तभी इनको कुछ मिलेगा, वरना इनको नहीं मिलेगा। प्रॉफिट में भी कोई फिक्स नहीं है कि प्रॉफिट का 10% इनको मिलेगा ही मिलेगा, नहीं, कुछ फिक्स नहीं है। अगर कंपनी का दिल होगा तो वो इनको प्रॉफिट का हिस्सा दे देगी। अगर कंपनी का दिल नहीं होगा तो कंपनी बोलेगी नहीं यार, मैं नहीं देना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बिजनेस में ही री इन्वेस्ट करूँ, तो मैं तुम्हें प्रॉफिट का हिस्सा नहीं दूंगी, मैं बिजनेस में ही री इन्वेस्ट कर देती हूँ। तो इनको प्रॉफिट का भी कोई जरूरी नहीं है कि कुछ फिक्स हिस्सा मिले या ना मिले, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का फिक्स है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का फिक्स है, अगर बिजनेस को लॉस हुआ तो इनको कुछ नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि शेयर होल्डर है भैया। लेकिन अगर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तो इनका फिक्स होगा कि अगर फॉर एग्जांपल 10% है तो इनका फिक्स है कि इनको तो मिलेगा ही मिलेगा 10% प्रॉफिट का हिस्सा, ठीक है, आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी बिफोर एनी डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी वालों को डिविडेंड देने से पहले, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड मतलब वो वाला प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। अगर टोटल 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और मैं कह रही हूँ मुझे ना 50 रुपए ना अपनी कंपनी में री इन्वेस्ट करने हैं, बचे हुए 50 रुपए तुम दे दो शेयर होल्डर्स को, उनके बीच में बांट दो। तो ये जो 50 रुपए है जो शेयर होल्डर्स के बीच में बांटा जा रहा है, इसको बोला जाता है डिविडेंड। अब ये डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को भी दिया जाएगा। पहले किसको दिया जाएगा? पहले प्रेफरेंस शेयर को दिया जाएगा। किस रेट पे? फिक्स्ड रेट पे दिया जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर को दूसरे नंबर पे दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को दूसरे नंबर पे दिया जाएगा। किस रेट पे? कोई फिक्स नहीं है, चाहे थोड़ा सा दे दिया, नहीं देना तो नहीं दिया, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। तो डिविडेंड क्या है? प्रॉफिट का वो वाला हिस्सा जो शेयर होल्डर्स के बीच में बांटा जा रहा है, वो पहले प्रेफरेंस वालों को मिलेगा एक फिक्स्ड रेट पे, उसके बाद कुछ बचा तो इक्विटी वालों को मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, कोई फिक्स्ड रेट नहीं होता। दूसरा, receiving their capital after claims of the company's creditors have been settled at the time of liquidation। मैंने अभी तुम्हें क्या बोला था पहले, इससे पीछे अपने क्या कहते हैं यहाँ पे, अगर बिजनेस क्लोज हुआ तभी ओनर को पैसा वापस मिलेगा, लेकिन वो भी तब मिलेगा कि पहले लोन है तो लोन सेटल करो, कोई सैलरी देनी है तो किसी की सैलरी सेटल करो, कोई खर्चा है तो वो सेटल करो, सारा सेटल हो गया, उसके बाद ओनर को पैसा वापस दिया जाएगा अगर बचा तो। अच्छा जी, पैसा बच गया तो अब शेयर होल्डर्स को, ओनर्स को पैसा वापस कर देना चाहिए, है ना। बिजनेस क्लोज हो रहा है, लोन भी दे दिया, सैलरी भी दे दी, सब कर दिया, सारा पैसा दे दिया जिसको देना था। अब जो बचा वो पैसा है वो शेयर होल्डर्स के बीच में बांट दो। पर शेयर होल्डर भी दो तरीके के, इक्विटी और प्रेफरेंस। दूसरे क्या हो गए? प्रेफरेंस। तो सबसे पहले क्या होगा? लोन वगैरह दिया जाएगा, क्रेडिटर्स का पैसा दिया जाएगा, उसके बाद जब ओनर्स को उनका पैसा वापस करने की बारी आएगी तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा वापस किया जाएगा। अगर उसके बाद कुछ बचा तभी इक्विटी वालों को दिया जाएगा। समझ आ गई बात? तो देखो, शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? दो ही चीजें मिलती है, या तो प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है या कंपनी के बंद हो जाने पे अपना पैसा वापस मिलता है। प्रॉफिट का हिस्सा भी पहले इनको मिलेगा, कंपनी बंद होने पे पैसा भी वापस पहले इनको मिलेगा, उसके बाद अगर कुछ बचा तो इक्विटी शेयर वालों को दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। ये प्रेफरेंस इनको मिलती है। बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है कि बिजनेस की ओनरशिप में हिस्सेदारी होती है, वो सारा कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर रिजेंबल डिबेंचर एज दे बियर फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न। डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन, तो कहते हैं ये थोड़ा थोड़ा लोन की तरह होता है, क्योंकि एक इनका फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न है, इनको फिक्स है कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 10% या कुछ परसेंट तुम्हें मिलेगा ही। तो ये थोड़ा थोड़ा लोन की तरह होता है, ठीक है। डिबेंचर को डिटेल में मैं अगली वीडियो में समझाऊं। As the dividend is payable only at the discretion of the directors and only out of the profit after tax, they resemble the equity shares। देखो, लेकिन कहता है थोड़ा तो लोन की तरह है क्योंकि फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, पर कहता है फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न भी तब मिलता है ना जब प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो इनको भी नहीं कुछ मिलेगा। तो थोड़े थोड़े तो ये शेयर्स की तरह है, थोड़े थोड़े ये डिबेंचर्स यानी थोड़े थोड़े लोन की तरह भी है, थोड़े थोड़े शेयर्स की तरह भी ये है, ठीक है। इनके पास मोस्टली जो है वोटिंग राइट नहीं होता, मैनेजमेंट में राइट इनको नहीं होता। अब तुम खुद सोचो ना यार, तुम खुद सोचो, अगर इनको प्रेफरेंस मिल रही है फिर हर कोई यही ले लेगा, फिर कोई इक्विटी शेयर क्यों खरीदेगा? क्योंकि इक्विटी शेयर्स वालों को मैनेजमेंट राइट मिलता है, जो कि इनको मैनेजमेंट में वोटिंग राइट नहीं दिया जाता है, ठीक है। चलो,
लास्ट मेरे पास आता है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स इज बेसिकली व्हाट, जैसा मैंने बोला, अगर कंपनी को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, कंपनी उस प्रॉफिट का दो ही चीजें कर सकती है, या तो उसको एज ए डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स के बीच में बांट दे, कि ये कंपनी ने बोला 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, इसमें से 50 रुपए बांट दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी दे दो, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी दे दो। जो बचा हुआ 50 रुपए है ना, उसको किसी को मत दो, उसको कंपनी में ही दोबारा से री इन्वेस्ट कर दो। दिस इज एज गुड एज सेइंग कि पापा की तनख्वाह आई है, पापा के पास 10,000 रुपए आज सैलरी आई है, तो पापा क्या करेंगे? कुछ एक पैसा तो खर्च कर देंगे, बच्चों की बुक्स लानी है, कपड़े लाने हैं, खाना लाना है, ये लाना वो लाना है। कुछ पैसा पापा उसमें से क्या कर देंगे, सेव करके रखेंगे, बेटा इन्वेस्ट कर देता हूँ, कल को बुरा वक्त आएगा तो बुरे वक्त में जरूरत पड़ेगी, इन्वेस्ट कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। तो वही पैसे की यहाँ पे बात हो रही है, उसी को री इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक हो गई बात? ठीक हो गई बात? तो अगर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, तभी वो प्रॉफिट में से कुछ बांट देगा, कुछ रख लेगा। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या ही रखेगा भाई, फिर तो रखने वाला पैसा ही नहीं बचाना। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा फिर तो रखोगे ही क्या? रखने का सवाल तो तब आता है ना जब तुम्हें प्रॉफिट होगा, ठीक है? तो रखने का सवाल तो तब आएगा ना जब तुम्हें प्रॉफिट होगा। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉफिट नहीं होता तो तुम कुछ भी रिटेन तो कर ही नहीं सकते, फिर तो तुम कुछ री इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। अगर पापा की सैलरी नहीं आएगी तो सेव तो कर ही नहीं सकते। पर अगर सैलरी आ जाती है, अगर प्रॉफिट आ जाता है, तो कुछ एक पैसा डिविडेंड में दे दोगे। डिविडेंड किसको दोगे? प्रेफरेंस शेयर को, इक्विटी शेयर को। और बाकी का पैसा कंपनी में ही बचा के रखोगे, कंपनी में ही री इन्वेस्ट कर दोगे, कंपनी में ही कहीं सेव कर लोगे। उसी पैसे को रिटेन्ड अर्निंग बोला जा रहा है, ठीक है? अ कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑल इट्स अर्निंग, कहते सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते शेयर होल्डर्स को, सारा पैसा एज अ डिविडेंड तुम नहीं देते। कुछ पैसा अपनी नेट अर्निंग्स का, कुछ पैसा तुम रिटेन करके रखते हो, बचा के रखते हो बिजनेस में, फॉर यूज इन द फ्यूचर। बुरे वक्त में, फ्यूचर में यूज करने के लिए कुछ पैसा बचा के रखते हो, जिसको मैं रिटेन्ड अर्निंग बोलती हूँ। दिस इज अ सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग। इसको इंटरनल फाइनेंसिंग बोलते हैं, क्यों? या सेल्फ फाइनेंसिंग बोलते हैं, क्यों? क्योंकि अपने आप ही कंपनी का ही पैसा था, वो कंपनी के अंदर ही रह गया, कंपनी ने खुद का पैसा खुद को ही दे दिया। इसको बोला जाता है फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। अपने प्रॉफिट को वापस कंपनी में ही तुमने फ्लो बैक कर दिया, वापस कंपनी में ही लगा दिया, ठीक है? प्रॉफिट अवेलेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर। अब कहता है कितना पैसा वापस लेकर आओगे, कितना रिटेन्ड अर्निंग करोगे, ये डिपेंड करता है किस पे? प्रॉफिट पे। प्रॉफिट नहीं होगा, रिटेन्ड अर्निंग नहीं होगी। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ये ज्यादा, प्रॉफिट कम होगा तो ये कम होगी, ठीक है? डिविडेंड पॉलिसी, अगर सारा पैसा डिविडेंड में दे दिया तो रिटेन्ड अर्निंग नहीं होगी, अगर डिविडेंड में नहीं दिया तो सारा ही रिटेन्ड अर्निंग हो जाएगी, अगर थोड़ा दिया डिविडेंड तो रिटेन अर्निंग ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना? एंड एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यूजुअली जो ऑर्गेनाइजेशन नई नई बनी होती है ना, जो थोड़ी स्टार्टअप फेज में होती है, वो पैसा ज्यादा री इन्वेस्ट करती है। क्यों? क्योंकि अभी उसको पैसे की ज्यादा जरूरत होती है। पर जो कंपनी बहुत पुरानी हो गई, वो डिविडेंड दे देती है लोगों को कि चल यार अब मेरे शेयर होल्डर भी तो कुछ पैसा कमा लेना। वो उसको पैसे की जरूरत ही नहीं होती, वो री इन्वेस्ट क्या करेगी, क्योंकि वो तो इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है ऑलरेडी। तो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि तुम री इन्वेस्ट करोगे या फिर डिविडेंड दोगे, ठीक है? चलो यहाँ पे मेरा ये आज का लेक्चर होता है खत्म। इसके बाद अगली वीडियो में हम करेंगे हमारे बोरोड फंड्स के बारे में, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलने वाले हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।